अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं ज़ैनुल हसन। हेडलाइंस अब जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाएं। मुनस्सिर इलाही कहते हैं कि घर आने वालों को मिलना और वेलकम करना हमारा काम है। सियासी लोग ताल्लुकात बनाते और निभाते हैं। मुनस्सिर इलाही ने कहा कि वज़ीर आज़म अपने साथियों से कह दें कि घबराना नहीं है। मुनस्सिर इलाही की जानिब से कहा गया कि हम सियासी लोग हैं, लोगों से मिलना हमारा काम है। पाकिस्तान के लिए नए डैम्स बनाना बहुत ज़रूरी है। मुनस्सिर इलाही की जानिब से ये कहा गया कि कालाबाग डैम का प्रपोजल जल्द काबीना में लेकर जाएंगे। मुनस्सिर इलाही की जानिब से ये गुफ्तगू की गई। आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। अनकरीब हम प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से कैबिनेट के आगे लेके जाएंगे एक प्रपोज़ल कालाबाग डैम का। वो इसलिए भी ज़रूरी है, डिटेल्स फिर इंशाल्लाह जब आएंगी तब हम डिस्कस कर लेंगे। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि जितने डैम्स और रिजर्वोयर्स इस वक्त बन रहे हैं, जब तक ये तैयार होंगे तो हमारा स्टोरेज लेवल जो है वो उधर ही आज हम। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मैंने तहरीक इंसाफ की ट्रेनिंग कराई हुई है। जो घबराए हुए हैं उन्हें अब चौधरी शुजात की सेहत याद आई है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि चौधरी फैमिली पर पूरा एतमाद है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मुनस्सिर इलाही काम को जिहाद समझ कर रहे हैं। खिराज तहसीन पेश करता हूँ। चीन 5000 बड़े डैम बना चुका। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि हमने अब तक सिर्फ 2 बड़े डैम्स बनाए हैं। डैम्स न बनने की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि अगर हमने डैम्स बनाए होते तो बिजली महंगी ना होती। जब बिजली महंगी होती है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि थर और बलोचिस्तान में भी ज़मीन पड़ी है लेकिन पानी की कमी है। हमने इलेक्शन का सोचने के बजाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। हमारी आबादी बढ़ रही है और वसाइल कम हो रहे हैं। काश्तकारी के लिए पानी ज़ख़ीरा करना बहुत ज़रूरी है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के बारे में बैन अल-क़वामी सिंपोजियम से खिताब कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात की आपने, कहा कि तहरीक इंसाफ को घबराना नहीं चाहिए मीटिंग से। देख, इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे हैं कि तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। और लेकिन उनको याद आ जाना एकदम कि उनकी सेहत के ऊपर, ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो MPs MNAs की फौतगियाँ उधर भी जा रहे हैं आजकल, उनको याद आ गई है, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। जनाब जनरल मुज़म्मिल, मैं आपकी एक चीज़ की ख़ास तौर पे तारीफ़ करता हूँ। आपके अंदर जो पैशन है, जिस जुनून से आप ये प्रोजेक्ट्स के पीछे लगे हुए हैं, मैंने कभी भी किसी को इस तरह एक मुल्क का सोच के, एक जिहाद समझ के काम करते नहीं देखा। तो मैं आज ख़ास तौर पे आपको खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज 2 अहम इजलास होंगे। हुक्मरान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा। इजलास में हुकूमती इत्तेहादियों से बातचीत करने पर गौर किया जाएगा। इजलास में तहरीक इंसाफ की अवामी राबिता मुहिम का जायज़ा लिया जाएगा, ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। इसी मुतालिक अपडेट्स हासिल करेंगे। शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, बताइएगा। देखिए जी, वज़ीर आज़म के खिलाफ तरीके अदम एतमाद से निपटने का ये मामला है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीटीआई की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज तलब कर रखा है। इजलास जो है वो कुछ ही देर में वज़ीर आज़म हाउस में होगा।
اجلاس میں ملک کی سیاسی صورتحال سمیت پارٹی امور پر مشاورت ہوگی. اجلاس میں اپوزیشن کی تحریک سے نمٹنے پر مشاورت ہوگی. وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے نمٹنے پر بھی مشاورت کی جائے گی. اسی اجلاس میں اتحادی جماعتوں سے رابطہ کرنے کا فیصلہ ہوگا. اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر بھی مشاورت ہوگی. پی ٹی آئی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے بھی متوقع ہیں. جی بہت شکریہ شاکر عباسی تمام تر تفصیلات کے لیے. وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس منگل کو طلب کیا ہے اور اجلاس میں ملک کی اقتصادی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. اپوزیشن کی حکومت مخالف عدم اعتماد کی تحریک پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. وفاقی کابینہ اجلاس میں 25 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی. قومی سپورٹس پالیسی کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کی جائے گی. G20 ممالک سے قرض معطل کرنے کے فیصلے میں توسیع کی درخواست کا فیصلہ ہوگا. لا اینڈ جسٹس کمیشن کے ممبران کی تعیناتی بھی ایجنڈے میں شامل ہے. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعیناتی ایجنڈے کا حصہ ہے. کیپٹل مارکیٹ میں ادارہ جاتی سرمایہ کاری کی سمری بھی کابینہ کے ایجنڈے میں شامل ہے. مانیٹری پالیسی کمیٹی میں ایکسٹرنل ممبران کی نامزدگی کی جائے گی اور نیوٹیک کے بورڈ آف مینجمنٹ کے چیئرمین کی دوبارہ سے تعیناتی کی جائے گی. پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے ڈائریکٹر جنرل کی تعیناتی بھی اس ایجنڈے کا حصہ ہوگی. اپڈیٹس حاصل کریں گے شاکر عباسی سے. شاکر بتائیے گا اس متعلق. دیکھیں جی وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس منگل کو طلب کر لیا ہے. اجلاس میں ملک کی اقتصادی اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. اجلاس میں اپوزیشن کی حکومت مخالف عدم اعتماد کی تحریک پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس کے علاوہ کابینہ 25 نکاتی جو معمول کا ایجنڈا ہے اس پر غور کرے گی. کابینہ سپورٹ پالیسی 2022 کابینہ میں منظوری کے لیے پیش کی جائے گی. G20 ممالک سے قرض معطل کرنے کے فیصلے میں توسیع کی درخواست کا فیصلہ کیا جائے گا. لا اینڈ جسٹس کمیشن کے ممبران کی تعیناتی بھی ایجنڈے میں شامل ہے. اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تعیناتی ایجنڈے کا حصہ ہے. کیپٹل مارکیٹ میں ادارہ جاتی سرمایہ کاری کی سمری بھی کابینہ کے ایجنڈے میں شامل ہے. مانیٹری پالیسی کمیٹی میں ایکسٹرنل ممبران کی نامزدگی کی جائے گی. نیوٹیک کے بورڈ آف مینجمنٹ کے چیئرمین کی دوبارہ تعیناتی کی جائے گی. پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے ڈائریکٹر جنرل کی تعیناتی بھی ایجنڈے میں شامل ہے. پاکستان کلاؤڈ فرسٹ پالیسی بھی منظوری کے لیے کابینہ میں پیش ہوگی. پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل 2022 منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ریٹرنز بھی ایڈمیشن معاہدے کے بھی منظوری دی جائے گی. فیڈرل سروس ٹریبیونل کیمپ آفس کراچی کے لیے کراچی صدر میں زمین کی الاٹمنٹ بھی کی جائے گی. ریمڈیویز 100 ملی گرام انجیکشن کی قیمت میں کمی بھی ایجنڈے کا حصہ ہے. تارکین وطن کی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کی منظوری دی جائے گی. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس کے ڈائریکٹر جنرل کی تعیناتی کی جائے گی. قومی اقتصادی کونسل کی سالانہ رپورٹ کابینہ میں پیش کی جائے گی. ادارہ جاتی اصلاحات کی کابینہ کمیٹی اور ECC کے فیصلوں کی توثیق بھی کی جائے گی. جی بہت شکریہ شاکر عباسی تمام تفصیلات کے لیے. ایران کے وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی کا دورہ پاکستان. ایرانی وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی 9 رکنی وفد کے ہمراہ نور خان ایئر بیس راولپنڈی پہنچے. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پاکستان پہنچنے پر ایرانی ہم منصب کا استقبال کیا. سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکھر سمیت دیگر حکام نے معزز مہمان کا استقبال کیا. ایرانی وزیر داخلہ ایک روزہ دورہ پاکستان کے دوران اہم حکومتی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے. ایرانی وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات کریں گے. ایرانی وزیر داخلہ اپنے وفد کے ہمراہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے ملاقات کریں گے اور پاک ایران بارڈر مینجمنٹ اور قیدیوں کے تبادلے پر عمل درآمد کے بارے میں بات چیت کی جائے گی. اسی متعلق اپڈیٹس حاصل کریں گے. ناصر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناصر بٹ بتائیے گا ایران کے وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی کا دورہ پاکستان ہے, کیا شیڈیول ہوگا ان کا؟ بالکل دیکھیے جی ایرانی وزیر داخلہ ڈاکٹر احمد وحیدی اپنے 9 رکنی وفد کے ہمراہ نور خان ایئر بیس جو ہے راولپنڈی وہاں پہنچے ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پاکستان پہنچنے پر ان کا جو ہے استقبال کیا ہے. سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو حکام ہیں وہ بھی اس موقع پر موجود تھے. ایرانی وزیر داخلہ اپنے ایک روزہ دورہ پاکستان کے دوران اہم حکومتی شخصیات سے جبکہ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے اہم ملاقات کریں گے. ایرانی وزیر داخلہ اپنے وفد کے ہمراہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے بھی ملاقات کریں گے جبکہ ملاقات کے دوران پاک ایران جو بارڈر مینجمنٹ اور قیدیوں کے تبادلے پر عمل درآمد کے حوالے سے بات چیت ہوگی. جی بہت شکریہ ناصر بٹ تمام تفصیلات کے لیے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. میئر ڈیرہ اسماعیل خان کی نشست پر پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا ہے. وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے بھائی عمر امین کامیاب ہوئے ہیں. JUI کا دوسرا نمبر رہا ہے. سٹی میئر پشاور کی سیٹ پر 6 پولنگ اسٹیشن پر
दोबारा से वोट कास्ट किए गए और JUI के जुबैर अली ने बरतरी से मजीद 1030 वोट्स हासिल किए। JUI के जुबैर अली के वोटों की मजमूई तादाद 63,418 तक पहुंच गई है और PTI के रिजवान बंगश मजीद 736 वोट हासिल कर सके हैं। पेशावर की तहसील पशखंजरा में JUI के हारून सिफ्त ने मजीद 26 वोट हासिल किए हैं और खैबर की तहसील बाड़ा में आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रज़्ज़ाक आफरीदी ने 985 वोट अपने नाम किए हैं। मजमूई वोटों की तादाद में अब्दुल रज़्ज़ाक आफरीदी JUI के मुफ्ती कफील से हार गए हैं। करक की तहसील बांडा दाऊद शाह में PTI के इनायत खटक कामयाब हुए और बन्नू की तहसील डोमेल में सीट PTI के इसरार खान वजीर के नाम रही। नौशहरा की तहसील जहांगीरा में दोबारा से गिनती में PTI के कामरान रज़्ज़ाक मुंतखब हुए। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की री पोलिंग हुई और 13 अजला में सिटी मेयर, तहसील चेयरमैन, नेबरहुड विलेज काउंसिल्स की सीटों पर री पोलिंग हुई। 19 दिसंबर को पहले मरहले में हंगामा आराई पर कई पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग को मुलतवी कर दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 31 मार्च को दूसरे मरहले के लिए पोलिंग की मुखालिफत कर दी है। नए शेड्यूल पर मुशावरत नहीं की गई है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये बताया गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की नए शेड्यूल पर इंतखाबात से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया है। मंगल को समाअत करते हुए फैसले की हिदायत कर दी गई है। अपडेट्स हासिल करेंगे, सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जो खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे मरहले के इंतखाबात थे उससे मुतल्लिक केस की समाअत की। आज जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 31 मार्च को दूसरे मरहले के लिए जो पोलिंग होनी थी उसकी मुखालफत कर दी है और ये कहा है कि नए शेड्यूल पर मुशावरत नहीं की गई। एडवोकेट जनरल का ऐसा कहना था और उनका कहना था कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नए शेड्यूल पर इंतखाबात से रोकने की जो इस्तदा थी उसको भी मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो केस था इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया और कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है इस तमाम मामलात पर फैसला करके और इसका जो तमाम केस है इसको सुनकर इसका जो फैसला करे। सवाबी हुकूमत और सूबाई हुकूमत और फ्रीकैन की इलेक्शन कमीशन के सामने मौक़िफ़ है वो अदालत में पेश किया जाए और नए शेड्यूल के बाद अपीलें जो हैं वो गैर मौसर हो चुकी हैं, ऐसा कहना था अदालत का। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद हैदर तमाम तर तफसीलात के लिए। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन HEC तारिक बनोरी की बहाली के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है और चेयरमैन HEC तारिक बनोरी की तयनाती के खिलाफ अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर की गई है। चेयरमैन HEC की सरबराही में कमीशन की तयनातियां केस से मशरूत होंगी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बताया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन HEC की बहाली का मुख्तसर फैसला जारी किया है। हाई कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद केस की समाअत की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है। इसी मुतालिक अपडेट्स हासिल करेंगे, सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद हैदर, बताइएगा क्या हुआ इस केस में? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन HEC तारिक बनोरी की जो बहाली के खिलाफ अपील थी उस पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन HEC तारिक बनोरी की तैनाती के खिलाफ अपील जो थी वो इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली है और चेयरमैन HEC की सरबराही में कमीशन जो भी तैनात कर रहा है वो इस केस से मशरूत की गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन HEC की बहाली का जो मुख्तर फैसला जारी किया था, हाई कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद हम इस केस की मजीद समाअत करेंगे, ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट का। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद हैदर तमाम तर तफसीलात के लिए। फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ और उनके बेटे लंदन में बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ से कोई जाती लड़ाई नहीं है, कौम के पैसे वापस कर दें। फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि इसहाक डार नवाज शरीफ की जुर्रत नहीं कि वापस आकर केसेस का सामना करें। इमरान खान की वजह से ये सब चोर एक हो गए हैं। फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि मईशत जिनकी वजह से तबाह हुई वो कहते हैं कि महंगाई हो गई है। इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को लूटा है, पाकिस्तान के मजदूर को लूटा, पाकिस्तान के बिजनेसमैन को लूटा है और मैं हैरान हूं कि आज भी लोग किस मुंह से नवाज शरीफ एंड कंपनी के साथ देते हैं। जब तक ये पैसा वापस नहीं आता
पाकिस्तान के अवाम कतई तौर के ऊपर नवाज शरीफ एंड कंपनी को माफ नहीं करेंगे। असी अलहमदुलिल्लाह जो तुहाडे नाल वादा कीता है, कोशिश की है उन्होंने पूरा करिए। कोई गल मैं ऐसी नहीं की जिहड़ी असी पूरा ना कर सकिए। सिर्फ अफसोस ये है 70 साल इन्होंने पिंड दादन खान तहसील के ज़ाया कर दिए। 3.5 साल पहले मैं आया, हर गल बुनियाद तो शुरू करनी पै रही है। ना कोई गली है, ना कोई सड़क है, ना पीने का पानी है, ना कोई स्कूल है, ना कोई डॉक्टर है। पहले साल में आके अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे जिले में बेसिक हेल्थ यूनिट जो है उसमें हमने डॉक्टर जो है वो भेजा है, हमने स्टाफ पूरा कराया है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेर-उर-रहमान का वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। शेर-उर-रहमान की 18वीं तरमीम और पार्लिमानी जमहूरियत के मुखालिफ बयानात की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म का 18वीं तरमीम और पार्लिमानी जमहूरियत मुखालिफ बयान काबिल मज़म्मत है। शेर-उर-रहमान की जानिब से कहा गया, कहती हैं कि CNN को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 18वीं तरमीम से मसाइल आए हैं। 18वीं तरमीम आईन पाकिस्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ था। शेर-उर-रहमान की जानिब से कहा गया है कि जो सदारती इख्तियारात आप चाहते हैं वो आसिफ अली जरदारी ने पार्लिमान को मुंतकिल किए हैं। सूबों के साथ अदम ताउन की जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होती है। शेर-उर-रहमान की जानिब से कहा गया कि सूबों में आपकी पार्टी की हुकूमत है। सेनेटर शेर-उर-रहमान की जानिब से कहा गया कि क्या पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की अदम ताउन का जिम्मेदार भी कोई और है। शेर-उर-रहमान की जानिब से इस सवाल उठाया गया। कहती हैं कि अपनी नाअहली और नाकामियों का कब तक दूसरों को मूरदे इल्ज़ाम ठहराएंगे। मज़ीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।